इसमें जो डाटाबेस का है ना आपका, यहाँ पे अगर आप रियल टाइम डाटाबेस में आओ अपने फायरबेस कंसोल में प्रोजेक्ट खोलने के बाद, तो रूल्स की ऑप्शन है। बाय डिफॉल्ट 1 मंथ के लिए अलाउ होता है रीड और राइट, और उसके बाद ये बंद हो जाता है। तो अगर आपने इसको एक्सटेंड करना है, यहाँ पे आप देखो नाउ, लेस देन और आगे एक, इसे ईपॉक कहते हैं। ईपॉक ये मिली सेकंड के अंदर सेव किया जाता है। ठीक है, तो या आप इसको बढ़ा सकते हो, अभी जैसे वो बाय डिफॉल्ट कह रहा है 25 टू 2021 तक ये चलेगा, या आप इसको बढ़ा सकते हो। लेकिन अगर आपने इसको परमानेंटली करना है तो आप इसको सिंपली ट्रू, और ये कॉमा का आपने ख्याल रखना है, एंड पे कॉमा भी आता है, तो ट्रू कॉमा, और यहाँ पे भी ट्रू। ठीक है, इसमें बाद में कॉमा लगाएं ना लगाएं फिर एक ही बात है। तो इसको पब्लिश कर दें, तो अब ये परमानेंट मतलब हो जाएगा, यानी अब लाइफ टाइम के लिए ये अलाउ हो गया रीड और राइट। ठीक है, लेकिन इसे आपको एक वो वार्निंग देता रहता है कि आपने जो है ना, जो क्रेडेंशियल इसके सेट किए हैं, सिक्योरिटी सेट की है, वो कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है। तो सिक्योरिटी तो वो आप वार्निंग अभी के लिए इग्नोर कर सकते हैं। दूसरी ऑप्शन यहाँ पे होती है आथ की। ठीक है, कि आप यहाँ पे सेट कर देते हो आथ, अगर वो ऑथराइज हुआ हो तो तभी वो एक्सेस कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। तो बेस्ट वो ही है। ठीक है, आथ अगर आप इसको दो तो बेस्ट वही चीज है। और जो अगर आप इसको वैसे ट्रू वगैरह कर देते तो अभी आप डीबगिंग के लिए काम चला सकते हैं, ताकि आपको वो प्रॉब्लम ना आए कि वो ऑथराइज है नहीं है, इस वजह से वो एरर आता रहता है फिर के वो आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते। एक और चीज इसके साथ, कभी कभार इंटरनेट या इनकी अपनी वजह से भी ना ये डाटा लोड नहीं होता, ये थोड़ा टाइम लेता है। तो इससे पैनिक नहीं होना, मैंने देखा स्टूडेंट फिर घबरा जाते हैं हमारा सारा डाटा चला गया। तो ये कुछ टाइम के बाद आप करें या इसको फोर्स रिफ्रेश करें तो ये आ जाता है वापस। अभी ये यही कह रहा है कि वो डाटाबेस लोड नहीं हो रही। और एक और चीज आपने ये करनी है कि अगर आपका डाटा ऐसा है कि आप उसे लॉस नहीं कर सकते, एक तो ये ना कि आपने टेस्टिंग के लिए काम कर रहे हैं, दोबारा से लॉगिन करेंगे डाटा हो जाएगा। लेकिन अगर आपका कुछ डाटा ऐसा है जो प्रॉब्लम करेगा, अगर वो डिलीट हो गया या एक्सीडेंटली भी आपसे वो डिलीट हो सकता है, किसी रूट के ऊपर ही आपने अगर सेट नल कर दिया तो सारा डाटा खत्म हो जाएगा। अगर यूजर की रूट पे कर देंगे तो सारा यूजर खत्म हो जाएंगे। तो उसके लिए बेहतर यह है कि आप जब देखो कि आपने डाटा यहाँ पे रखा है और आपका कीमती डाटा है, तो आप इसको एक्सपोर्ट कर दो। ठीक है, एक्सपोर्ट करके अपने पास, आपके पास एक फाइल आ जाएगी, वो कहीं पे सेव कर लो। यहाँ पे आपने ये 3 डॉट्स हैं, यहाँ पे क्लिक करना है। डाटाबेस जब आप ओपन करेंगे रियल टाइम डाटाबेस, तो यहाँ पे ऑप्शन है एक्सपोर्ट की, एक्सपोर्ट जेसन। और ये, हाँ, ये फाइल डाउनलोड हो जाती है, आप इसको देख भी सकते हैं और आप इसको इंपोर्ट भी बाद में कर सकते हैं। ठीक है, इसको वैसे भी ओपन करके दे सकते हैं, जेसन की फॉर्मेट में होती है ये। और अगर आप एडिट करना चाहें यहाँ पे भी तो कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जरा ख्याल रखिए क्योंकि इसकी फॉर्मेट आपने ठीक रखनी होती है। अगर ये कामा मिस हो गया तो ये दोबारा इंपोर्ट नहीं हो सकेगा। ठीक है, तो इस चीज का ख्याल रखना होता है। जैसे आप वहां पे देखो ना, फायरबेस कंसोल में आप की को एडिट नहीं कर सकते दोबारा, वैल्यू सिर्फ कर सकते हैं, की आपने जो रख दिया वो आप चेंज नहीं कर सकते। ये अब डाटा लोड ही नहीं हो रहा, मैं यहाँ पे आपको दिखा दूं। ये अपलोड हो गया, मैंने उसको रिफ्रेश किया पूरे पेज को ही। तो यहाँ पे अगर आप देखो ना, जैसे आपने ये एड्रेस रखा हुआ है, या यहाँ पे यूजर के अंदर आपने एक ये की सेव किया, तो आप वैल्यू तो एडिट कर सकते, आप की एडिट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसको एडिट करने के लिए भी आपको, आप यहाँ से इसको कर सकते हो, ये इसको सर्च कर लो, ये बड़ी है। ठीक है, और यहाँ पे आप अगर रखना चाहते हो name1 कुछ इस तरह से आप इसको करना चाहते हो, तो ये कर लिया, इस फाइल को सेव कर लें और इसको इंपोर्ट कर लें। तो ये इस तरह से आप एडिट भी कर सकते हो उधर से। यहाँ से नहीं एडिट हो, की नहीं एडिट होती है, लेकिन वहां से एडिट करके आप दोबारा इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन इंपोर्ट से ख्याल रखना, अगर आपने इससे हट के कोई डाटा ऐड किया होगा वो नहीं आपको मिलना है, क्योंकि वो एक्सपोर्ट जो जब आपने की थी उतना ही डाटा उसके अंदर था। अब अगर डीबी में कुछ चेंज आ गई है, ठीक है, मिसाल है यहाँ पे कुछ और हमने भी ऐड कर दिया है, ये एक और की भी इसके अंदर आ गई है, तो मैं इसको इंपोर्ट करता हूँ यहाँ पे, पोर्ट जेसन ब्राउज करेंगे, वो फाइल वापस देनी है, डाउनलोड्स में पड़ी होगी, ये फाइल पड़ी है टेस्ट प्रोजेक्ट, नाम आप जो मर्जी रख लो बाद में। ठीक है, इंपोर्ट, वो देखें वो डिलीट होगी।
ठीक है, लेकिन ये चेंज हो गया, ये नेम 1 आ गया लेकिन वो डिलीट होगी। तो वो नए वाली खत्म कर देनी है उसने, क्योंकि जो आपके पास बैकअप था उसी पे वो रिस्टोर हो जाएगा, उसके बाद जो चेंजेस आई हैं वो खत्म हो जाएंगी। ठीक है, तो लेकिन आपको मैं बताया कि अगर आप की किसी को एडिट करना चाहते हो तो बजाय ये कि आप डिलीट करो और नए सिरे से डाल लो, दूसरा हाल तो ये है फिर आप इसको डिलीट करके दोबारा ऐड करो की वैल्यू के साथ। तो अगर वो काम नहीं करना आपने तो आप इस तरह से भी उसको एडिट कर सकते हो। ये तो हो गया कंसोल के हवाले से। ठीक है, कि कंसोल में आपने डाटाबेस के साथ किस तरह से करना। दूसरी एक चीज थी स्टोरेज। रियल टाइम डाटाबेस के साथ स्टोरेज है, अगर आपने कोई इमेज सेव करना है तो उसके लिए स्टोरेज यूज होती है। कोई भी फाइल, जरूरी नहीं इमेज ही हो, कोई भी फाइल आप इसमें सेव कर सकते हो। इसको आपने जब इसको खोलना है तो फर्स्ट टाइम के लिए गेट स्टार्टेड आएगा। नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे ये पूछता है कि रूल्स क्या इसके डिफाइन करने हैं। तो इसने रूल कौन से रखे हुए हैं ये हम आगे भी देख लेंगे। अलो रीड राइट इफ रिक्वेस्ट डॉट आथ नॉट इज इक्वल टू नल। इसका मतलब होता है कि वो ऑथोराइज होगा फिर ही वो यहाँ पे सेव कर सकता है, अदरवाइज अपलोड नहीं कर सकता। अगर आप कर दें इक्वल टू नल तो इसका मतलब यही होता है कि जो मर्जी कोई भी इस पे अपलोड कर सकता है। तो अभी तो हम एडिट नहीं कर सकते। नेक्स्ट, और कैन नॉट चेंज इट लेटर, ये लोकेशन वो पूछता है कि आपका डाटा कहाँ पे सेव करना है, तो हम यूएस डाटा सेंटर में ही सेव कर देते हैं। तो ये आ गया आपके पास सामने पैनल, यहाँ पे रूल्स हैं। तो उसी तरह जैसे डाटाबेस के हैं इसी तरह आप यहाँ पे एडिट कर सकते हो। यहाँ पे लिखा हुआ है रिक्वेस्ट डॉट आथ नॉट इज इक्वल टू नल, तो इसका मतलब यही है कि जो अनऑथराइज बंदा है वो इस पे अपलोड नहीं कर सकता। यानी एप्लीकेशन से, यहाँ से तो हो जाता है, यहाँ से तो आप कर सकते हो लेकिन एप्लीकेशन से नहीं कर सकता। तो अगर आप इसको नॉट की बजाय इस तरह कर दो, डबल इक्वल लगा दो नल, तो फिर कोई भी कर सकता है। ठीक है, लेकिन फिर ऑथोराइज नहीं कर सकता क्योंकि वो चेक लगाया हुआ है ना। ये अगर इफ नहीं लगाते आप सिंपली ट्रू लिख देते हो तो फिर भी वही बात है, फिर तो कोई भी कर सकता है चाहे ऑथोराइज हो चाहे ना हो। ठीक है, अभी के लिए नहीं मैं छेड़ रहा इसको। फाइल्स में आके यहाँ पे ऑप्शन है अपलोड फाइल, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आगे कोई भी फाइल आप इस पे अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी इमेज फाइल है, मैं यहाँ से कोई इमेज कर देता हूँ अपलोड, ये मोबाइल की कर देते हैं। ये अपलोडिंग हो रही है, ये मुकम्मल होगी और ये जो फाइल है यहाँ पे सेव हो गई है। अब अगर आपने इसको यूज करना है तो आप सिंपली क्या करोगे, ये तो नाम और इसका साइज वगैरह बता रहा है क्या है, ये इमेज फॉर्मेट क्या है, फाइल लोकेशन बता रहा है ये कहाँ पे सेव हुई है। ठीक है, ये स्टोरेज लोकेशन है इसकी। और ये जो नेम लिखा हुआ है इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोडेबल लिंक है इसका। ठीक है, ये पूरा लिंक है, यानी ये लिंक आप कहीं पे भी हिट करो तो ये इमेज आपको मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे तो मैं लॉगिन हूँ, अगर इनकॉग्निटो भी ओपन कर लेते हैं ना, यहाँ पे मैं लॉगिन नहीं हूँ, मैं वो कंसोल ओपन करूंगा वो मुझसे लॉगिन रिक्वायर करेगा, तो इमेज आपको फिर भी मिल जाएगी। ठीक है, तो आप इस तरह से इमेज को स्टोर कर सकते हो। ये तो हो गया कंसोल के थ्रू स्टोर करने का, आप कोड के थ्रू भी कर सकते हो। वहां पे भी उसको फाइल बतानी होती है कि ये फाइल है, ये यूआरएल है उसका, वो आप सेट करवाते हो और वो यहाँ पे अपलोड कर देता है। ठीक है, तो इस तरह फाइल को यहाँ पे अपलोड कर सकते हो, लेकिन वहां पे आपने यूज कैसे करना है एंड्रॉइड के अंदर, क्योंकि ये नेटवर्क पे फाइल पड़ी हुई है। मेरे पास ये यूआरएल आ गया, अगर मैं यही सिंपली देना चाहता हूँ स्टैटिकली, चाहे आप डाटाबेस से निकाल लें या आप वैसे उसको दे दें, कोई भी एक लिंक ही आपको मिलना है जहां से भी मिला, तो इस लिंक से पहले डाउनलोड होगी इमेज और फिर जो है वो शो होगी। तो वो किस तरह से करना है, उसके लिए लाइब्रेरी है ग्लाइड, पिकासो भी है ग्लाइड भी है, लेकिन ग्लाइड ज्यादा प्रेफर की जाती है। ग्लाइड, ग्लाइड के नाम से लाइब्रेरी है। ग्लाइड गिट, आप गिट आप सर्च करोगे ना तो आ जाएगी, ये है। ठीक है, इस लाइब्रेरी को यूज करते हैं एंड्रॉइड के अंदर इमेज को नेटवर्क से अपलोड वो जो है शो करवाने के लिए। ये खुद ही डाउनलोड करती है और खुद ही उस इमेज व्यू में जो भी इमेज व्यू आप इसको दोगे उसमें शो करवा देगी।
मैंने न्यू प्रोजेक्ट बनाया और यहाँ पे एरर आया, ये मर्ज एसेट्स डीबग आउट इस तरह का, इंटरमीडिएट्स का। तो ये मैंने लास्ट भी एक दो दफ़ा आपको बता चुका हूँ, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ये मसला है ग्रेडल का, और इसके लिए आपको क्या करना है, पहले जो भी आपका कोई वर्किंग प्रोजेक्ट है ना, आप उस फाइल में जाएं, ये वाली ग्रेडल, ठीक है। एक ऐप की ग्रेडल होती है, ये एंड पे लिखा भी होता है यहाँ पे ऐप, ये प्रोजेक्ट की है, ये ऐप मॉड्यूल की है। तो प्रोजेक्ट ग्रेडल में जाएं तो यहाँ पे कौन सा है, 4.0.2, यहाँ पे भी आप वही कर दो सिंक। तो अब ये मसला जो है वो निकल जाना चाहिए। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, जो मॉड्यूल वाली ग्रेडल फाइल है ना, इसके अंदर ग्लाइड डिपेंडेंसी के अंदर ग्लाइड को ऐड करना है। डिपेंडेंसी में आप कहीं भी कर सकते हैं, ऊपर टॉप पे भी कर सकते हैं, नीचे भी कर सकते हैं। तो ये दो लाइंस हैं ग्लाइड को ऐड करने की। ये यहाँ पे पेस्ट और सिंक। ठीक है, और अगला आपने काम जो करना है सिंक के बाद, अपनी मैनिफेस्ट में यहाँ पे आपने परमिशन बतानी है इंटरनेट की, क्योंकि ये नेटवर्क से डाटा आना है तो इसके लिए आपको इंटरनेट भी चाहिए होगा। तो यूज़ परमिशन, इंटरनेट कैपिटल में लिखना शुरू करेंगे तो वो खुद ही आ जाएगा, और टैग को बंद कर दें। तो इंटरनेट परमिशन भी आ गई, ग्लाइड भी इंपोर्ट कर लिया। अब आपको एक इमेज व्यू सिंपल चाहिए और एक लिंक चाहिए, जिससे वो इमेज जो है वो वहाँ पे आ जाएगा। वो लिंक कोई भी हो सकता है, कोई भी डाउनलोडेबल इमेज का लिंक हो तो ग्लाइड उसको कर सकता है, इमेज का हो, किसी फाइल का नहीं। फाइल के लिए और लाइब्रेरीज है, क्योंकि वो एट द एंड आपको फाइल कहीं पे सेव करवानी होती है। ये तो इमेज को डाउनलोड करता है, सेव करवा देता है, मतलब वहां पे शो करवा देता है, कहीं पे सेव नहीं करता है। तो एरर आता है, बिल्ड हो जाता है, लेकिन जब आप इंस्टॉल करने से लगते हैं ना मोबाइल में, तब एरर आता है वो। तो तब आपको वर्जन चेंज करना होता है। यहाँ पे इसकी लेआउट लीनियर कर देते हैं, और एक इमेज व्यू यहाँ पे आ जाएगा। इमेज व्यू, रैप कंटेंट दोनों रख देते हैं, और ठीक है, और इसको एक आईडी आपने देनी है, टेस्ट इमेज मैंने आईडी दे दिया, ठीक है, जो भी आप इसको देना चाहें। अच्छा, एक लेक्चर मैंने चैनल पे रखा हुआ है, दो लेक्चर हैं वो बाइंडिंग के हवाले से, उससे आपका काफ़ी मामला आसान हो जाता है, फाइंड व्यू बाय आईडी और नल पॉइंटर एक्सेप्शन। उसका मैं दोबारा यहाँ पे भी रिपीट कर देता हूँ, सिंपल वे भी है आपको, वहां तो मैंने बड़ी डिटेल में बताया ना। आपको सिंपली क्या करना है, अगर आपने वो करना है, बाइंडिंग को यूज करना है आपने, तो आपको फाइंड व्यू बाय आईडी और फिर वो नल पॉइंटर एक्सेप्शन ऐसे मसले नहीं आते। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको एनेबल करना है बाइंडिंग को, ठीक है, बाइंडिंग एनेबल करनी है, और उसके बाद जो है आगे अगला सारा मामला होगा। अभी आप इस पे क्लिक करो और आल्ट एंटर करो ना, तो तीन ऑप्शंस आ रही हैं, ओवर एड्रेस, ओवर से रीअरेंज, टैग एट्रीब्यूट, रिमूव टैग, ठीक है, ये तीन आ रही हैं। जब आप एनेबल कर लोगे ना बाइंडिंग, तो तब एक और ऑप्शन भी आएगी, वो भी देखते हैं वो क्या है। उससे ये जो पार्ट है ना टॉप पे लिखने वाला, उसको असल में इस सारे को रैप करना पड़ता है लेआउट के टैग के अंदर, फिर आपकी बाइंडिंग आगे चलती है, वो क्लासेस जो भी इंप्लीमेंट होनी होती है वो सारी हो जाती है। तो वो मैनुअल की बजाय ऑटो भी आप कर सकते हो सिंपल एक प्रेस के साथ, लेकिन उससे पहले आपको बाइंडिंग एनेबल करनी है। उसके लिए आपको ये जो आपकी ऐप की फाइल है ना, ग्रेडल फाइल सेकंड वाली जो होती है, इसमें एंड्रॉयड की जो ऑप्शन है, इसके अंदर आपको ये लिखना होता है, बिल्ड फीचर्स
डाटा बाइंडिंग ट्रू। ठीक है, ये इस तरह लिखना है, सिंक करना है, तो इससे डाटा बाइंडिंग आपके प्रोजेक्ट के लिए एनेबल हो जाएगी। कुछ डिपेंडेंसीज हैं वो डाउनलोड हो रही हैं। अब ये कंप्लीट होता है बिल्ड, तो इसके बाद हम दोबारा यहाँ पे आल्ट एंटर करके देखते हैं। ये एक ऑप्शन और आ रही है, कन्वर्ट टू डाटा बाइंडिंग लेआउट। एंटर करें इस पर तो ये खुद से कन्वर्ट कर देता है। लेआउट का टैग ऊपर रख दिया इसने, अंदर आपकी लेआउट उसी तरह से होगी, यानी व्यू आपका वही रहेगा, व्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ ये एक रिक्वायरमेंट है डाटा बाइंडिंग की कि आपका पूरे की पूरी जो लेआउट आपने बनाई हुई है ना, वो सारी की सारी रैप की जाएगी एक लेआउट के टैग के अंदर, और उसमें फिर यहाँ पे आता है डाटा। ठीक है, ये अब उस वीडियो में पूरा एक्सप्लेन है कि ये डाटा वाला पार्ट क्या करता है और क्यों होता है। ये इतना हो गया। इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे है सेट कंटेंट व्यू। इसकी बजाय आप क्या करोगे, डाटा बाइंडिंग यूटिल डॉट सेट कंटेंट व्यू। इसको दो चीजें चाहिए होती हैं इसके साथ, इसको दिस भी आपने भेजना होता है, कॉन्टेक्स्ट दिस, और साथ उसी तरह से जैसे हम लेआउट की फाइल बताते हैं ये भेज गया। अब ये क्या रिटर्न करता है, ये आपको रिटर्न करता है एक बाइंडिंग की इंप्लीमेंटेशन फाइल, इंप्लीमेंटेड फाइल रिटर्न करता है। उसका नाम क्या होता है, जो आपकी XML का नाम है प्लस बाइंडिंग। XML का क्या नाम है, एक्टिविटी मेन। तो ये क्योंकि क्लास है तो एक्टिविटी का ए कैपिटल होगा, अंडरस्कोर नहीं आएगा, मेन का एम कैपिटल होगा, ये इस तरह से लिखी जाएगी, एक्टिविटी मेन बाइंडिंग। ठीक है, ये लिखा हुआ आ गया, एंटर। कोई नाम आप रख लें, बाइंडिंग एक्टिविटी मेन बाइंडिंग, माई बाइंडिंग, कुछ भी आप ना रखें, इज इक्वल टू, क्योंकि ये जो सेट कंटेंट है ना इसका, ये एक बाइंडिंग की क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, और उसके ऑब्जेक्ट उस क्लास का नाम क्या होता है, जो आपकी XML का नाम है, कनकैटिनेट बाइंडिंग वर्ड। ठीक है, तो ये आ गया, ये बाइंडिंग आ गई। अब इसका फायदा क्या है, अब आपको फाइंड व्यू बाय आईडी करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करोगे, बाइंडिंग डॉट IV टेस्ट इमेज, और ये क्या रिटर्न करेगा, एक इमेज व्यू। ठीक है, तो आप डायरेक्टली उसको एक्सेस कर सकते हो, तो उसे नल पॉइंटर एक्सेप्शन और इस तरह के मसले भी नहीं आते। तो आप इस लेवल पे भी अगर इसको यूज कर लो, वो टू वे जो डाटा बाइंडिंग है उसको भी ना भी करो, आप फर्स्ट लेवल अपना यही रखो कि फाइंड व्यू बाय आईडी खत्म करके उसकी जगह पे आपने इसको यूज करना है। ठीक है, अब ग्लाइड की तरफ आ जाते हैं। ग्लाइड में क्या करना है, हमने इंपोर्ट उसको कर लिया। नेक्स्ट उसका पार्ट क्या है कि वो नेटवर्क से एक इमेज को लोड करवाएगा, तो उसके लिए ये एक लाइन आपने लिखनी है। ग्लाइड क्योंकि इंपोर्ट नहीं है, इसके ऊपर ला के वो ऊपर ऑप्शन भी आ रही है, आल्ट एंटर करेंगे तो वो ऐड हो जाएगा इसके अंदर। इमेज व्यू हमने कौन सा देना है इसको, बाइंडिंग डॉट IV टेस्ट इमेज। ठीक है, आप इसको जरा इस तरह से कर लें तो ज्यादा बेहतर है, समझ में आता है क्या लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे आपको वो URL देना है इमेज का, वो URL हम यहाँ से ले लेते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये यहाँ ऊपर URL आ जाएगा, ये पूरा URL आपको कॉपी और यहाँ पे लाके आप पेस्ट कर दें। ठीक है, जो भी URL उन्होंने रखा हुआ है, ये हो गया। अब ये क्या करेगा, डाउनलोड करेगा इमेज को और यहाँ पे लोड करवाएगा। अब इसको रन करके देख लेते हैं। अच्छा, ये नेविगेशन जेसन का जो एरर है, इसके लिए आपको ये 6.5 की बजाय 6.1.1 वर्जन यहाँ पे करना है, और ये कहाँ पे करना है, ग्रेडल रैपर डॉट प्रॉपर्टीज के अंदर, जो डिस्ट्रीब्यूशन URL है। जो भी आपके पास प्रोजेक्ट में पिछला चल रहा है ना, अभी तक मेरे पास ये ठीक चल रहा है, तो इसको आपने करना है इस एरर को रिजॉल्व करने के लिए। ये आता है नेविगेशन का एरर, वो कहेगा नेविगेशन डॉट जेसन नॉट फाउंड। जब ये एरर हो तो इसका मतलब ये डिस्ट्रीब्यूशन URL आपको चेंज करना है। ठीक है, और ये इमेज लोड हो गई है, वो इमेज जो हमने वहां पे रखी थी। फर्स्ट टाइम लोड होने में कुछ टाइम लगेगा इसको, क्योंकि नेटवर्क से ला के इसने लोड करनी है। और नेक्स्ट फिर ये कैश उसको कर लेता है, और फिर जो है वो फौरी आपको नजर आ जाएगी, क्योंकि वो एक दफा डाउनलोड करके अपने पास रख लेता है कैशे में सेव, और वहीं से आपको शो करवा देता है।
ये आपको जो रेड नज़र आ रहा है ये सिंक का प्रॉब्लम है। आप दोबारा से इसको सिंक कर लो तब भी ठीक हो जाता है। प्रोजेक्ट बंद करके चलाएंगे तो तब भी ये ठीक हो जाएगा। तो ये एरर है नहीं, अगर एरर होता तो ये रन ही ना हो पाती। ठीक है, तो प्रोजेक्ट एक दफ़ा बंद करके चलाएं तो ये हो जाएगा ठीक। तो ठीक है जी, इस तरह से आप इमेजेस लोड कर सकते हो। इसमें और भी कई सारी प्रॉपर्टीज हैं कि अगर आपने इसको रीसाइज करना हो, मतलब इमेज आपने छोटी दिखानी है, रीसाइज करके दिखानी है, तो उसकी ऑप्शन भी होती है इसके अंदर। लेकिन उसका बेस्ट यही है कि आप इमेज ही उतनी रखो छोटी, क्योंकि वो लोड पूरी करता है और बाद में छोटी करता है। और एक और चीज का ख्याल रखना है कि इमेजेस बहुत ज्यादा हाई रेजोल्यूशन ना हो, छोटे हो, क्योंकि मोबाइल स्क्रीन पे आपने अगर एक थंबनेल सिंपली शो करवाना है वो 100 बाय 100 का होगा मैक्सिमम। तो वो इमेज अगर आपने बहुत बड़ी रखी तो 2-3 MB की 2.5 MB की इतनी इमेज हुई तो वो प्रॉब्लम करती है फिर लोड होने में, और उससे आपकी एप्लीकेशन भी क्रैश होती है। अगर बहुत ज्यादा रिसोर्सेज यूज हो रहे हो ना, इस केस में रैम ज्यादा यूज होगी ना, मेमोरी ज्यादा यूज होगी अगर आपकी ज्यादा बड़ी इमेजेस होंगी। और अगर आपने वो रिसाइकलर व्यू में लगा दी है तो उससे वो स्मूथली मूव भी नहीं होता, वो फिर रुक रुक के होता है और उसमें टाइम भी ज्यादा लगता है। और एक टाइम होगा, मतलब अगर ज्यादा इमेजेस हुई 10 12 15 ऐसी इमेजेस हुई तो वो क्रैश हो जाएगी। रुकना तो कई और वजह से भी हो सकता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि एंड्रॉयड में ये मसला होता है। अगर आप देखोगे स्मूथली स्क्रॉल नहीं हो रहा, वो रुक रुक के होता है, तो उसका मसला ये होता है कि रिसोर्सेज लोड होने में टाइम लग रहा है, और वो मेनली इमेजेस की वजह से होता है। तो इमेजेस ज्यादा आप हैवी रख दो, क्योंकि 100 बाय 100 का इमेज मैक्सिमम भी। हम्म, तो उनमें भी मसला होगा ज़ाहिर है। अगर वो ज़्यादा अगर रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं तो ज़ाहिर है मोबाइल में आपको वो, क्योंकि वो पूरे के पूरे तो आपकी एप्लीकेशन को नहीं मिल जाते सारे रिसोर्सेज, और जो मेमोरी है वो भी लिमिटेड दी जाती है। और अगर उससे ज़्यादा आप यूज़ करें आपकी एप्लीकेशन तो एप्लीकेशन क्रैश हो जाती है। और अगर वैसे आपने इसको साइज फिक्स करना हो, जैसे अभी ये फुल पे आ रहा है, तो आपको फिर यहाँ पे फिक्स विड्थ हाइट देनी पड़ती है, फिर आप उसका साइज फिक्स कर सकते हो। 100 EP बाय 100 जैसे वो एक थंबनेल को छोटा होता है, ठीक है, तो ये छोटी हो जाएगी। बाकी यहाँ से तो आपने नहीं चेंज करना, वो व्यू के हवाले से ही है आपका। ठीक है, वो छोटी वहां पे नजर आएगी। और अब ये कुछ 2 4 10 किलोबाइट की होगी तो वो भी इनफ है, मतलब 100 बाय 100 की ही आप रखें। वैसे तो ये ज्यादा है, यहाँ पे इसने इसका साइज लिखा हुआ है, ये 800 बाय 800 की इमेज है। ठीक है, तो 100 बाय 100 की भी आप वहां पे सेव कराएंगे, यहाँ पे ठीक ही शो होगी। तो इस तरह से आप इमेजेस को लोड करवा सकते हो, जितनी भी आपकी इमेजेस हैं आपको एक यूआरएल मिल जाएगा। कोई भी यूआरएल हो, अगर इंटरनेट से भी आपने कोई और इमेजेस भी करवानी है तो आप ऐसे इसको करवा सकते हो। और ये इसके साथ साथ उससे भी कर सकते हैं, आपके जो यहाँ पे ड्राइबल में पड़ी होती है ना वहां से भी आप, लेकिन क्योंकि वो आप डायरेक्टली भी करवा सकते हो तो उसका इतना इशू नहीं है। इशू इन्हीं का ही होता है जो आपने नेटवर्क से आप लोड करवानी होती है।